नमस्कार दोस्तों। जब चहुं ओर झूठ परोसा जा रहा हो, जब चहुं ओर अन्याय किया जा रहा हो, जब चहुं ओर हक छीनने की कोशिश की जा रही हो और जब चहुं ओर एक अभिमन्यु की तरह से राहुल गांधी उस चक्रव्यूह से लड़ रहे हों जो दुर्योधन की सेना ने रचा था, जो द्रोणाचार्य ने रचा था, जो रचा था पूरे कौरवों ने। आज जब उससे लड़ने की बारी आती है तब हमें महसूस होता है कि आज हमें फिर से एक बार जरूरत है हमारे उस भविष्य द्रष्टा से, युग निर्माता की। हमें जरूरत है उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। हमें जरूरत है उस त्याग की मूर्ति की। हमें जरूरत है उस महानता की, पराकाष्ठा वाले उस व्यक्ति की। हमें जरूरत है उस विद्वान की। हमें जरूरत है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो बच्चों के साथ बालपन में होते थे। जी हां, हमें उन्हीं की आज जरूरत है। जब उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती 138वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों से जो उन्होंने कही थी पंडित नेहरू के लिए। द्वापर से कलयुग बहुत दूर पड़ता है, लेकिन सच्ची मानवता इस दूरी को नहीं मानती है। कितना सजीव थी उस पुरुष की मानवता जो कलयुग में खड़े होकर द्वापर के अन्याय से तिलमिला उठता था। और वह घटना थी द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा काट लिए जाने की। जी हां, एकलव्य का जो अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया, उस बात से विचलित हो जाते थे, द्रवित हो जाते थे। ऐसे थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज स्थिति क्या है? आज नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा गैंग कहता है कि राहुल गांधी जिन जनसभाओं में जिस संविधान की प्रति को दिखाते हैं वो अंदर खाली है, उसमें कुछ नहीं है, वो लाल रंग का है, वो नक्सल है, अर्बन नक्सल है और न जाने क्या क्या। तब राहुल गांधी आदिवासियों के क्षेत्र में, एकलव्य के क्षेत्र में कहते हैं कि जिसने यह संविधान पढ़ा होगा, जिसने यह संविधान जिया होगा, जिसके मन में यह संविधान होगा, उसे यह खाली नहीं दिखाई देगा। इसमें अर्बन नक्सल नहीं दिखाई देगा, इसमें वह दिखाई देगा जो बिरसा मुंडा ने सोचा था। इसमें वह दिखाई देगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। इसमें वह दिखाई देगा जिसको गांधी ने सोचा था। इसमें गौतम बुद्ध भी दिखेंगे, इसमें गुरु नानक देव जी भी दिखेंगे और इसमें वह सारी विचारधाराएं दिखेंगी जो सबको एक करती है, सबको जोड़ती है और सबको हक देने की बात करती है। अर्बन नक्सल नहीं। तो आप समझ सकते हैं वह पंडित नेहरू थे। और जब पंडित नेहरू थे, स्वाभाविक सी बात, वो वही थे जिनके अंदर यह सब था। और मैं क्यों कहता हूं यह सब था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज जब आप सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले के सामने ये आ गया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसे रोक दिया गया, ये सारी चीजें तमाम ड्रामे देखते हैं। मैं एक फोटो देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फायर ब्रांड प्रवक्ता है, मेरा एंकर हुआ करता था जिन दिनों मैं चीफ एडिटर था इंडिया न्यूज का, शहजाद पूनावाला।
वो आजकल बिल्कुल बौराया रहता है, जैसे लगता है पता नहीं वही तय करेगा। तो जब मैं फोटो देख रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम प्रवक्ताओं से मिल रहे थे, तो उनके बीच में एक पट्टी लगा दी गई थी, सुरक्षा पट्टी, कि वो पट्टी के दूसरी तरफ रहेंगे प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ रहेंगे, एक दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो दूर से ही बिल्कुल वैसे जैसे एक, अब वो शब्द कहना उचित नहीं लगता है, तमाम सारे लोग कहेंगे कि मैंने उसे पालतू कह दिया। बहरहाल वो उनके ललचाई नजरों से उनसे बात करना चाह रहा था, उनको करना चाह रहा, लेकिन वह करीब, वह निकटता नहीं मिल रही थी, वह स्थिति नहीं मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब यह स्थिति हो तो ऐसे स्थिति में नेहरू का जिक्र होता है। मैं जिक्र करता हूं 1963 की एक घटना है, जब ये थी राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से जीत करके, जो है लोकसभा सीट जीत करके उपचुनाव में पहुंचे थे पहली बार संसद में, और नेहरू से वो तल्ख रिश्ते रखते थे क्योंकि उनकी बड़ी तमन्नाएं थी। उन तमन्नाओं को नेहरू ने पूरा नहीं किया था, तो वो मंत्री नहीं बन पाए थे, कुछ नहीं बन पाए थे, तो कांग्रेस से धीरे से पल्ला झाड़ के और एक दूसरी विचारधारा को लेके चल पड़े थे। तो वो राम मनोहर लोहिया ने वहीं पर एक महिला को संसद के वहां बहका दिया और उसको कुछ बरगलाया, और तब संसद तक पूरी जनता जा सकती थी। इससे आप समझ सकते हैं कि संसद भवन के अंदर तक जनता आसानी से जा सकती थी बेरोक। तो जब पंडित नेहरू वहां पहुंचे तो उस महिला ने पंडित नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया, और वह बुजुर्ग महिला बोली पंडित नेहरू से कि तुम जो है, मुझ बुढ़िया को क्या मिला तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने से, ये देश आजाद होने से मुझे क्या मिला। पंडित नेहरू ने उसे देखा और गले से चिपटाकर बोले बुजुर्ग महिला से कि आपको यह मिला है कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरहबान पकड़ करके आज खड़ी हैं, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। क्या यह पहले सोच सकती थी कि लाट साहब आते हैं और आप वहां जा सकती हैं? तो अब आप सोचिए, इतनी शालीनता से जिस शख्स ने जवाब दिया हो, आप समझ सकते हैं वह पंडित नेहरू थे। वह पंडित नेहरू थे कि उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, अधिवेशन चल रहा था, पंडित नेहरू ने उसमें भाषण दिया कि उनके पिता डोमेनियन स्टेट की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी डोमेनियन स्टेट की बात कर रहे थे। डोमेनियन स्टेट मतलब राजा राजा रहेगा, रानी रानी रहेंगी, उनके नाम पे सत्ता चलेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर सारी सरकार लोकल लोग चलाएंगे। तो इसकी मांग कर रहे थे। ये 1927 की बात है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, और बड़ा जोरदार भाषण दिया। बिल्कुल युवा थे और भारत की राजनीति में आए, उन्हें कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं हुआ था। तो आप इससे समझ सकते हैं 10 साल हुए थे राजनीति में आए हुए, उस वक्त की बात है। तो 1927 में, और उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वह पढ़ा हुआ लड़का जब युवा अध्यक्ष का बेटा था, वो भाषण दे रहा था, तो उसने कहा नहीं, हमें डोमेनियन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वह स्वराज चाहिए जहां सब हमारा हो, कोई राजा ना हो, कोई प्रजा ना हो।
हर कोई बराबर हो, नागरिक हो, और हर नागरिक को यह अख्तियार हो कि वह चुने कि भारत का शासक कौन होगा, और वह शासक शासक नहीं, सेवक हो, लोक सेवक। पंडित नेहरू ने जब यह कहा तो पूरे उसमें एक खलबली मच गई, गांधी जी हिल गए, क्योंकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था। हमारे लोग शासन संभालने के नाम से कांपने लगते थे, जिम्मेदारियां लेने की स्थिति नहीं थी किसी की, घबराते थे। और सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत इतनी मजबूत थी कि वो इसी बात पर आपको जेल डाल सकती थी, कुचल सकती थी कि आप भारत में यह विद्रोह कराने का काम कर रहे हैं। सोचिए, वह वक्त था। बहरहाल तमाम सारे कांग्रेस के लीडर्स ने इसको लेकर के विरोध खड़ा कर दिया और बहुत सारी चीजें हुई। तब खड़े हुए महात्मा गांधी, और वो बैक में थे। उन्होंने यंग इंडिया में लेख लिख करके लिखा कि नेहरू में मेरा अस्त्र और नेहरू में मेरा अक्स है, और उस अक्स में, यानी उन्होंने उस दिन यह कह दिया था कि नेहरू ही मेरे उत्तराधिकारी हैं और वही तय करेंगे। बहरहाल तमाम इस्तीफे वापस हुए। इसके बाद में नेहरू ब्रिटेन चले गए, उनकी मां और दूसरे दूसरे काम थे। मां का निधन हो गया 1935 में, और ब्रिटेन गए, वहां पर भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, माहौल बनाने के लिए। अचानक उन्हें गांधी जी का फोन आता है, और जो ट्रंकाल आता है उस ट्रंकाल में यह कहा जाता है कि आप तुरंत आइए, लखनऊ अधिवेशन में आपकी आवश्यकता है। नेहरू पहुंचते हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, और जब अध्यक्ष बनते हैं तब नेहरू जो भाषण देते हैं, उस भाषण में वो कम्युनिज्म की बात करते हैं, वो पूंजीवाद खत्म करने की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये पूंजीपतियों के हिसाब से नहीं चलेगा, और जो कलकत्ता के 21 पूंजीपति कांग्रेस को चलाने के लिए फंडिंग करते थे, वो इससे बिचक जाते, एकदम से वो हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी के भीतर बैठे तमाम पूंजीवादियों के समर्थक, जिनमें महात्मा गांधी के एक समधी भी थे, वो सब नाराज हो जाते हैं, पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, और जैसा बोला मैंने, राजा जी भी होते हैं, सरदार पटेल भी होते हैं, और दूसरे लोग। बहरहाल गांधी उन्हें कह के इस्तीफे वापस कराते हैं, और नेहरू को टाइट भी करते हैं। इन इस्तीफों से नेहरू भी सकते में आ जाते हैं। बहरहाल तो गांधी इस तरह उन्हें कंट्रोल करते हैं, लेकिन नेहरू अपनी उससे हटते नहीं है। वैचारिक विरोध के बावजूद नेहरू और गांधी की बॉन्डिंग इतनी ज्यादा थी कि हर वक्त गांधी उनके पीछे खड़े होते थे, उनकी ताकत बनके। इसलिए इससे समझा जा सकता है, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनाना था, इनको ये होना था, नहीं, उस वक्त ही तय हो गया था कि नेहरू ही लीड करेंगे। और यह बात 1927 से लगभग तय थी। तो आप यह समझ लीजिए कि जो 1927, 1929, 1935, 36, इनमें सब में लगातार गांधी कह चुके थे, और अंत में भी कह चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी और नेहरू की बॉन्डिंग क्या थी, और वो क्या करना चाहते थे। बहरहाल इन सब की जब हम सारी बातें करते हैं तो हमें और भी चीजें आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ और नफरत फैलाने का खेल करते हैं। जैसे उन्होंने, आदित्यनाथ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इतना कुछ समाज को जोड़ने और इसकी बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं
कि उनकी मां को, उनकी बहन को किसने जलाकर मार डाला था? तो इसका जवाब खड़गे ने तो नहीं दिया, मगर उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने इसका बड़ा शानदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ, हां, मेरे पिता की मां और उनकी बहन को जलाकर मारने वाले मेरे पिता किसी तरह बच गए थे, क्योंकि भाग गए थे। उनके पिता जंगल चले गए थे, लेकिन वो पकड़े गए और वो मार दिए गए, जला दिए गए उस सांप्रदायिक दंगे में, कुछ रजीकारों ने। लेकिन पूरे मुस्लिम समुदाय ने यह काम नहीं किया था। हम इसको लेकर के वो सहानुभूति हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम सबको एक होकर के चलते हैं। भले ही हम दलित समुदाय से हो, पर हम ये रोना नहीं रोते हैं कि हम दलित समुदाय के हैं, हमारे साथ ये। और उन्होंने जो जवाब दिया, ये वही जवाब था जो पंडित नेहरू बार बार देते थे कि हमें रोने के लिए नहीं दिया गया। प्रियंक ने बताया कि उनके पिता 9 बार एमएलए रहे, 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, स्टेट में गृह मंत्री रहे। कभी उन्होंने यह रोना नहीं रोया, किसी से बदले की भावना नहीं रखी, किसी से द्वेष नहीं रखा, और मुस्लिम समुदाय से आज भी वही प्यार है जो होना चाहिए, लेकिन नफरत किसी से नहीं। तो जिन्होंने किया वो चंद लोग थे, गुमराह लोग थे। बहुत बड़ा जवाब है यह हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहां तो बदले की भावना से बुलडोजर चलता है, यहां तो न जाने क्या क्या होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं पंडित नेहरू वो थे जो तमाम कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं होते। भले ही भाजपा को उनसे बड़ी समस्या हो, नरेंद्र मोदी को उनसे समस्या हो, और जाने किसको समस्या हो। इसीलिए शायद मोहम्मद रफी ने गाया था, करती है फरियाद यह धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा एक जवाहरलाल। यानी जब धरती सालों, सदियों, हजारों साल तक फरियाद करती है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा पैदा होता है। इसको लेके नंगली के महाराज ने लिखा था, परमानंद महाराज ने, कि मोतीलाल नेहरू का जो बेटा है वो परमात्मा की अवतार है, उनका अंश है, उनके द्वारा आशीष से पैदा हुआ है, और इसकी भी बड़ी कहानी है। तो इस तरह की स्थिति है, तो कोशिश करनी है अपना देश ऐसा बनाए कि दुनिया ऐसी बनाए जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो, लोग मिल के रहे। यही तो पंडित नेहरू संदेश देते थे कि हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, हम ऐसी दुनिया बनाएं, ऐसा समाज बनाएं, ऐसा देश बनाएं जहां हम सब मिल के रहें, झगड़ा ना हो, सब एक हो के रहें, कम से कम विवाद हो। तो इसकी कोशिश होनी चाहिए, और जब विवाद हो तो वो खत्म हो। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि विकास पुरुष थे, इस भारत के निर्माता थे, क्योंकि उसके पहले तक कोई भारत नाम का देश नहीं था। भारत देश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, और ऐसा देश बनाया जहां जिसे आज तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में अब शुमार किया जाने लगा है। जिन दिनों मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति है। तो आप इससे समझ सकते हैं यह क्यों हो सका, क्योंकि नेहरू ने वह भारत बनाया था। लेकिन नेहरू के बारे में तमाम झूठ फैलाए जाते हैं, तमाम बातें फैलाई जाती हैं। बहरहाल आप चाहे जो फैला लीजिए कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, यह भी राम मनोहर लोहिया का ही फैलाया हुआ झूठ था, क्योंकि इलाहाबाद में जो
पेरिस लॉन्ड्री थी, उस लॉन्ड्री में धुलने कपड़े जाते थे, तो साहब उन्होंने कह दिया पेरिस धुलने जाते। और हमारे यहां मूर्खों ने उसी को मान लिया। अरे भैया, तब कहीं के लिए प्लेन भी नहीं चलता था, और पानी के जहाज से जाने की स्थिति, कितने महीने जाएगा कितने महीने आएगा, आप सोच सकते हैं। आज की तरह आज तो फिर भी स्पीड है पानी के जहाजों में, तब तो ये भी नहीं थी। तो यह समझा जा सकता है, इसलिए कहा जाता है। तो एक सोच जिसने हिंदुस्तान के वर्तमान को संवारते हुए स्वर्णिम भविष्य की नींव रखी, जिसके बूते आज दुनिया में तमाम सारे लोग जिनकी बात आप करें, दुनिया को लीड करने वाले, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जो कुछ हो, वो सब पंडित नेहरू के कारण है। आज जब पंडित नेहरू के कारण ये सब है, तो आप जान सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो जो सरकार, जो लोग ये नहीं समझते हैं और पंडित नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानना चाहिए। आज राहुल गांधी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, उसी समाजवाद की बात कर रहे हैं, उसी एकलव्य को बचाने की बात कर रहे हैं कि किसी एकलव्य की उंगली नहीं कटनी चाहिए, किसी दलित का घर नहीं जलना चाहिए, किसी भी जगह नफरत नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर प्यार से रहने की जरूरत है। लेकिन आज हमारे हुक्मरान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमें फिर से उन्हीं नेहरू की जरूरत है जो सशक्त भी थे, बहुत सरल भी थे, वो समझदार भी थे, विद्वान भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे, कि उन्होंने जो 70 साल पहले, 75 साल पहले चंडीगढ़ बना दिया, वैसा शहर कोई और नहीं बना पाया। जो उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा सारे क्षेत्रों में कर दिया, आज भी न वैसा कोई एम्स बन सका, न वैसी आईआईटी बन सकी, न वैसे साइंस, नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट बन सके। तो अब आप समझ सकते हैं, जो वो बना गए, जितना बना गए, वो गिनाया नहीं जा सकता। जय